हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th का। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी देखेंगे। इसमें भी हम कुछ कोर कंसेप्ट्स जो हैं, वो जो कुछ कोर कंसेप्ट्स उसको हम देखेंगे। और मेनली चैप्टर को जो पीडीएफ है वो बस हम स्मॉल में दिखाएंगे, लेकिन मेनली हम कंसेप्ट्स को यहाँ कुछ जो कंसेप्ट्स हैं उसे जिसको आपको समझना है वो आप देखेंगे। बाकी जो चीजें हैं चैप्टर को आप खुद पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। मल्टीनेशनल कारपोरेशन, एमएनसीज, आप रेगुलर न्यूज में सुनते होंगे एमएनसी। तो एमएनसी वो कंपनी होते हैं जिनका प्रेजेंस मोर देन वन कंट्री में होता है, यानी कि एक जो पेरेंट कंट्री है उसके अलावे दूसरे कंट्री में जिसका प्रेजेंस हो उसे एमएनसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, एफबी फेसबुक का है, यूएसए की कंपनी है मेनली। तो यूएसए की कंपनी है लेकिन इसका प्रेजेंस बहुत सारे कंट्री में है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं इसके। तो ये एमएनसी है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, लेकिन इसका प्रेजेंस बहुत जगह है। अब कुछ इंडियंस को देखोगे, जो इंडियंस हैं जैसे आप टाटा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, एन नंबर ऑफ, आप एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एमएनसी पाओगे। यानी कि दोज corporations or those companies which had presence in more than one country, यानी कि at least in one more country than the parent company country। तो जो पेरेंट कंट्री है उसको छोड़ करके अन्य कंट्री में उनका प्रेजेंस हो तो उसे एमएनसी कहते हैं। एमएनसी, चूंकि हम देखो ये चैप्टर जो हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो जो एमएनसी है ये आपका यही तो ग्लोबलाइजेशन में मेजर भूमिका अदा कर रहे हैं। इस वजह से हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि आप यही तो चीजें हैं जो कंपनी, मान के चलो कि हम आज इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करते हो। इनफैक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने ही है उसने ही देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो कंप्यूटर को कॉमन मैन तक पहुंचाने वाला, अभी भी आज देखोगे एप्पल का यदि आप लैपटॉप, बहुत सारे लोग जो पावर यूजर हो उन्हीं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैप एप्पल का आप उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी पाओगे क्योंकि उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट डिफरेंट है। या फिर आप दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसमें थोड़ी सी आप डिफिकल्टी शायद महसूस करोगे, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो बहुत आसान। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इन कंपनियों के थ्रू हो रहा है, तो इस वजह से हमें एमएनसी जानना चाहिए। नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी 3 टर्म से बना हुआ है। लिबरलाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। तो देखो ग्लोबलाइजेशन ये आखिरी है। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो भी कंपनियां हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास जो बड़ी सारी कंपनियां थी वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, गवर्नमेंट सेक्टर में थी। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्हें लिबरलाइज की, यानी कि एक पहले सुने होंगे लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम, एलपीक्यू। ठीक है, तो लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम, या इसे इंस्पेक्टर राज भी कहते हैं। इंस्पेक्टर राज यानी कि हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना, एक्सपोर्ट करना है लाइसेंस आपको लेना है, फिर आप इंपोर्ट करना है लाइसेंस आपको लेना है, आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो लाइसेंस आपको लेना है, नई प्लांट और मशीनरी मंगा रहे हो आपको लाइसेंसिंग लेना है। तो हर चीज में आपको लाइसेंस की जरूरत होती थी। लेकिन जब लिबरलाइज किया गया तो लाइसेंसिंग जो एलपीक्यू है वो यानी इंस्पेक्टर राज उसे समाप्त किया गया। अब एक्सेप्ट मान के चलो प्रॉपर तरीका से जो कुछ सेक्टर ही हैं जिसके लिए प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है, जैसे आपका ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, लिक्कर हो गया, और कुछ जो डिफेंस वगैरह है, ये सब सारे में आपको प्रॉपर तरीका से लाइसेंसिंग लेना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं उसमें एक्सपेंशन, न्यू प्लांट और ये सब के लिए बहुत स्पेसिफिक चीजों की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेट प्लेयर को भी पार्टिसिपेट करने दिया गया और फिर पहुंचा ग्लोबलाइजेशन। तो पहले एल, फिर पी, फिर जी, तो यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
ये देखोगे इंडिया में हमारे यहाँ 1991 में हमारे पास एक क्राइसिस आया इन द सेंस कि हमारे पास इंपोर्ट कवर, एक टर्म सुने होंगे, इंपोर्ट कवर, यानी कि हमारे पास किसी भी गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए कितने दिन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उपलब्ध है। तब हमारे पास जो 1991 में था ओनली 14 डेज के लिए इंपोर्ट कवर उपलब्ध था, यानी कि हम ओनली 14 डेज तक जो इंपोर्ट कर सकते थे। तो इस क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एलपीजी रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लाया। इसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, जैसे आपका जो है कि रूपी का डिवैल्यूएशन किया गया, आपका रूपी जो था वो डिवैल्यू किया गया, रूपी डिवैल्यूएशन किया गया। फिर उसके बाद देखोगे जो आपका बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया गया। पहले देखोगे सीआरआर 15% के आसपास, अभी आपका 3% है। ठीक है, तो फिर आपका एसएलआर, एसएलआर अभी शायद 18 समथिंग जो भी होगा, एग्जैक्ट हमको फिगर ध्यान नहीं है, उस समय 38 समथिंग हुआ करता था। तो ये सारे जो थे वो उसमें रिफॉर्म किया गया, ठीक है ना। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म वगैरह भी किया गया। तो ये एक टर्म है। एक डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये इसमें क्या था, जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये इसका जो है 1995 में डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ ने ट्रेड को, यानी कि ग्लोबल बिजनेस को, ग्लोबलाइजेशन में बहुत अहम भूमिका निभाया। तो ये हम डब्ल्यूटीओ वगैरह के बारे में कुछ कुछ बाद में देखेंगे, ये हम यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मार्केट है, तो कोई भी एमएनसी दो कारण से दूसरे जगह इन्वेस्ट करती है, या मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर मार्केट के कारण। तो मान के चलो कि कोई कंप्यूटर बना रहा है, सपोज मान के चलो डेल, डेल, एचपी, या आपका एप्पल। तो ये अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी बना रही है, तो उसे क्या होगा, उसे मार्केट की आवश्यकता होगी। तो वो मार्केट, जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ मिडिल क्लास जो है वो बहुत बड़े हैं। तो ये हमारे लिए एक जो ग्लोबलाइजेशन में मार्केट जो है अहम भूमिका अदा करती है। जैसे इमेजिन करो, कोक, कोक जो है वो दुनिया के 100+ कंपनी में उसकी 100+ कंट्रीज में उसका प्रेजेंस है। क्यों? क्योंकि कोक सब पी रहे हैं। तो वो, उसे मार्केट चाहिए, जितनी अधिक मार्केट होगा वो उतना उसके लिए फायदा होगा। या फिर एक जो करते हैं, प्रोडक्शन सेंटर के लिए भी करते हैं। चैप्टर में देखोगे, मान के चलो कोई कंट्री एक्स है, वहां लेबर कॉस्ट बहुत अधिक है, तो उस लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरे कंट्री में चला जाएंगे। इनफैक्ट जो आप ग्लोबलाइजेशन देखोगे, तो ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल यदि देखोगे कि कोई भी आप एक, मान के चलो एक शर्ट है, एक शर्ट आप पहन रहे हो, तो कोई एक अमेरिकन कंपनी है, यूएस कंपनी, वो उसकी ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड उसका है। अब उसने क्या है, कॉटन सपोज इंडिया से वो प्रोक्योर किया, धागा उसका मान के चलो इंडोनेशिया में बना, उसके बाद वो बांग्लादेश में उसका शर्ट बना, फिर उसके बाद वो इंडियन मार्केट में सेल हो रहा है। या फिर और बहुत सारी किसी भी चीज को लोगे, कोई एक कंपोनेंट है, तो हो सकता है किसी कंट्री 10, 20, 50 कंट्री से वो उसके जो कंपोनेंट्स हुए हैं वो प्रोक्योर हुए हैं। तो एक तो मार्केट, फिर दूसरा रॉ मटेरियल वगैरह के लिए ग्लोबलाइज करना पड़ता है, फिर प्रोडक्शन सेंटर के लिए। अब देखो ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन है कि प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। डिफरेंट कंट्री में आज एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा कनेक्शन हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है, वो मेनली बिजनेस पर्पज से हो रहा है। बिजनेस पर्पज, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस पर्पज से और प्रॉफिट मोटिव से। अब कोई सपोज, जस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो ग्लोबलाइजेशन का, ये आप ये समझ सकते हो कि आज इंडिया में फेस्टिवल कब है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन चाइनीज कंपनी जो है
वो 2020 में दिवाली कब आएगा या 2021 में दिवाली कब आएगा, तो उस अनुसार वो प्रोडक्ट तैयार अपना करेंगे। शायद आप भूल सकते हो, लेकिन वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें एक बहुत लार्ज जो चंक में प्रोडक्ट अपने सेल करने हैं। तो वो भी जानते हैं कि फेस्टिवल के टाइम में वो स्टडी करते, फेस्टिवल के टाइम में इंडिया में ज़्यादा ये परचेज लोग करते हैं, तो वो उस टाइप के वो प्रोडक्ट, सपोज होली आ गया, तो होली आएगा तो रंग, अबीर, गुलाल, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये होगा। फिर उसी ढंग से जो जिस टाइप का, मान के चलो कि दिवाली है, तो लोग नए कपड़े खरीदेंगे, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तो उस ढंग के चीज़ों को ये करेंगे। 1 जनवरी है, तो ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह लोग भेजेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो उस ढंग से वो इंटीग्रेशन होता है। अब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि कोई भी कंपनी, मान के चलो कि कोई कंपनी गूगल, गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है सपोज, तो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रही है कि उसे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट उसके हैं, एक तो उसके साथ बहुत सारे यहाँ क्लाइंट हैं, तो उन क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए इंडिया में भी ऑफिस चाहिए, उनके इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है अपना, तो यहाँ ये चाहिए। दूसरा, यूएस मार्केट में सपोज फंड का न्यू इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जो है, रिलेटिव प्रॉफिट जो है वो कम है और इंडियन मार्केट में सपोज ज्यादा है, तो यहाँ ये किया जाएगा। ये होता है फिर एक एफडीआई, एफआईआई। तो हमारे लिए इस चैप्टर में जो क्लास 10th में है, अभी उन चीजों का डिटेल डिस्कशन जो है वो अभी नहीं है, तो हम वो आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में मेनली ये कंसेप्ट था। अब हम एक बार इस पीडीएफ का भी ओवरव्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ का भी हम एक बार ओवरव्यू आपका देख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये हमारा ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी आपका ये चैप्टर है। तो देखोगे कि डिफरेंट, अब यही देखो, ये जस्ट बेस्ट एग्जांपल, ये एक प्रॉपर दुकान है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे भी अपना बेच रहे हैं। अब ये देखो यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स जो आप देखोगे, जैसे कुटॉन्स देख रहे हो, फिर और डिफरेंट डिफरेंट, तो कुछ ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन आपके हैं, कुछ ब्रांड्स आपके जो होंगे वो फॉरेन ब्रांड्स होंगे। करा है कि आपके पास आज एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबलाइजेशन के कारण कस्टमर को भी फायदा है, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक चॉइस है। चॉइस जस्ट इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल कि पहले आपके पास सपोज इंडिया में कार का, तो कार के लिए एम्बेसडर और फिएट, इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा कि दो ही चॉइस था। आज आपके पास एन नंबर ऑफ कार का चॉइस है। आप इस बात से समझ सकते हो, जैसे आज के हमने एमसीक्यू में एलपीजी के बारे में देखा कि जो एलपीजी सिलेंडर 3 मंथ तक 7.4 करोड़ वीमेंस को फ्री देने का सितंबर तक है। अब सोचो एलपीजी गैस सिलेंडर 1960-70 के ड्यूरेशन में इतना प्रॉब्लम था कि जिनके पास एलपीजी सिलेंडर गैस कनेक्शन होता था वो अपने को बहुत लकी मानते थे। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो एक शेखर गुप्ता बहुत बड़े एडिटर हैं, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला कि जब उनकी शादी हुई तो कृष्णकांत जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने, तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। तो जब इनकी शादी में कृष्णकांत गए, यानी शेखर गुप्ता की शादी में, तो उन्होंने एक वाउचर दिया कि ऐसा है आपको एक एलपीजी कनेक्शन मिलेगा शादी के अवसर पे। वो तो एक ये इनकी फैमिली पूरी खुश हुई कि चलो हमें एज ए गिफ्ट के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साहब ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है वाउचर। लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल पाया। वो बोले क्योंकि क्या हुआ कि बहुत लोगों को वो वाउचर बांट चुके थे, तो नहीं मिला। जस्ट इमेजिन करो कि एक गैस सिलेंडर के लिए कोई मंत्री आपका या सांसद से आपको पैरवी करवाना पड़ रहा है, या फिर वो दे रहे हैं लिख करके, और उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा। आज आप जब चाहो तुरंत मिल सकती है। बहुत सारी चीजों में जो भी चीजें, घड़ी, घड़ी एक एचएमटी की घड़ी होती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ट्रैक्टर एचएमटी का ट्रैक्टर होता था। हर चीजों में आज आपके पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एलपीजी के कारण ही कपड़े, आप ब्रांड के जितने कपड़े चाहो, जिनकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार आप खरीद सकते हो। तो ये आपका है। अब है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो हमने देखा ना वही कि या तो मार्केट के लिए जाते हैं एमएनसी दूसरे जगह, या फिर प्रोडक्शन सेंटर के लिए जाते हैं, चीप लेबर मिल रहा है, लैंड चीप मिल रहा है, या फिर वहां रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन सही है, मीन्स कम रेगुलेशन है, टैक्स कम है, तो ये कारण से
ये चीजें करते हैं। अब देखो जैसे ये वाले में है जो कॉल सेंटर में क्या होता है कि कॉल सेंटर में मान के चलो कोई अमेरिकन कंपनी है, तो वो कॉल से बात करना है तो कहीं भी सिचुएटेड होगा तो उस चीज को वो हैंडल कर सकता है। तो अमेरिकन कंपनी क्या करते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, आपके ये थाईलैंड, ये सब जो कंट्री है, बांग्लादेश, तो ये इसमें लेबर फोर्स जो है चीप लेबर फोर्स है, बहुत सस्ते दर पे मिल जाते हैं। तो यहाँ अपना खास करके जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये जो है मेजर हब हैं खास करके आईटी के लिए। तो ये आपका वो ग्लोबलाइजेशन का ही ये परिणाम है। ठीक है। इन द एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग द इट्स फिनिश्ड गुड्स globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increasingly complex ways. यानी कि हमने देखा ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही नहीं, प्रोडक्शन सेंटर भी, और प्रोडक्शन सेंटर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कहीं से कॉटन कहीं से आया, उसके लिए सीलने वाला धागा कहीं से आया, उसको स्टिच करने वाला सिलाई मशीन कहीं बना, और सुई उसका निडिल जो है कहीं बना, बटन उसका कहीं बना, चेन उसका कहीं बन रहा है, और जो स्टिच करने वाला कारीगर है, जो टेलर है, वो कहीं और का है, फिर उसके बाद ब्रांड कहीं और का है, सेल कहीं और हो रहा है। तो ये आपका जो है डिफरेंट तरीके से चलता है। अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, तो यही चीजें है कि देखो यहाँ है ना, बेटर कंडीशंस, जो लेबरर्स हैं वो बेटर कंडीशन और हायर वेजेज मांग रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है करा वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव है। यानी कि जो यहाँ लेबर फोर्स जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं, बेटर सुविधाएं मांग रहे हैं, बेटर सोशल बेनिफिट्स मांग रहे हैं, और हायर वेज मांग रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता ठीक है आप लोग मांगते रहे, हम अपना बेस जो है दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर देंगे जहां सस्ता है। जैसे ये जीन्स वगैरह देखोगे, जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए इन 465 रुपीज। तो देखो कहीं भी मान के चलो कि उसका ब्रांड वैल्यू लग गया, प्रोडक्शन कहीं हो रहा, प्रोडक्शन कॉस्ट जहां कम हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि अमेरिका में जो है, यूएसए में क्या है कि जो लेबर कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, न्यूयॉर्क वगैरह बड़े बड़े शहर में है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया में अभी भी उसी काम को करने के लिए इंडिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्री हैं जो बहुत चीप है, तो वहां ये करते हैं। जैसे देखो, वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी। अब देखो ये बना रही हैं एक छोटे छोटे ये क्लस्टर में, छोटे छोटे जो कंपनी है, छोटे छोटे, या फिर घर में इनफैक्ट कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई, और वो एमएनसी उसे ब्रांड के तौर पे, अब देखो ये महिलाएं ये लुधियाना में ये फुटबॉल बना रही, अब इसी फुटबॉल को वो ब्रांडिंग करके वो बेचेंगे। ठीक है। आप इन चीज को पढ़ोगे, जैसे इंडिया में मान के चलो कार मैन्युफैक्चरिंग, तो जो है कि फिएट और एम्बेसडर ही पहले उपलब्ध था, आज बहुत सारे हैं, हुंडई से लेकर के मारुति सुजुकी, फिर आपके फोर्ड, बहुत सारे हैं। अब वो कुछ लोग क्या है कि इंडियन मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ जो है वो फॉरेन मार्केट के लिए यहाँ से प्रोडक्शन करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब देखो गिफ्ट्स एंड टॉयज, तो गिफ्ट्स एंड टॉयज जो भी है ये चाइना का है, चाइनी टॉय इन इंडिया, तो चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो सस्ते दर पे। क्लॉथ्स वगैरह देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो एमएनसी वगैरह प्रोक्योर करती है, दूसरा है कॉटेज इंडस्ट्री से आता है। अब है फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्री, तो ये इंटीग्रेशन करता है। अब ग्लोबलाइजेशन, तो ये ग्लोबलाइजेशन देखो, ये ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन or interconnection between countries. MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investments, and technology are moving between countries. Most regions of the world are in closer connect with each other than a few decades back. तो देखो इससे क्या होता है ना कि आपका टेक्नोलॉजी भी शेयरिंग होता है, बहुत सारे कि किसी देश में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, खास करके जनरली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की ओर होता है। पहले देखो जैसे ये है बैलगाड़ी वगैरह था, आज के डेट में ट्रैक्टर, ट्रॉली, बहुत सारी चीजें ये हो गई है। अब कह रहा है कि फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो टेक्नोलॉजी, तो देखो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये किया ना रैपिड मूवमेंट। अब जस्ट इमेजिन करो कि पहले जो था सिल्क रूट था जो एंशियंट इंडिया में, तो आप यहाँ से ईरान गुड्स ले जा रहे हो तो बहुत कई दिन लगेंगे। इनफैक्ट इंडिया में ही वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते थे तो बहुत टाइम लगता था। आज की डेट में क्या है, फास्टर कार्गो मूवमेंट हो गया है, डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इनफैक्ट जैसे कुछ कार्गो जो इंपॉर्टेंट कार्गो हैं तो वो आपके बाई एयर जाते हैं, तो एयर जाते हैं तो तुरंत आपके नेक्स्ट डे आपका यूएस पहुंच जाएगा, या डिफरेंट पार्ट में 2000, 3000, 5000, 10,000 किलोमीटर आपका सेम डे में पहुंच जाता है।
तो आज आपके पास टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा इनेबलर है इसमें, ठीक है? टेक्नोलॉजी है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इससे ये हुआ। तो आईटी आईटी ने बहुत अधिक ये योगदान दिया। फिर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ऑब्वियसली है कि जो ट्रेड बैरियर था, जो उसको हटा दिया गया, क्योंकि लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम जो था, उस चीज को जब हटा दिया गया तो उसके कारण भी बहुत सारी चीजें सुविधाएं हुई। तो ये इस चैप्टर को आप देखोगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं कुछ कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, कुछ कंट्री के लिए हार्मफुल है। कि सम टाइम जो देखोगे, फेयर ग्लोबलाइजेशन यदि हो रहा है तो उसमें फायदा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइज कर दोगे, तो जो स्मॉल कंट्री है, जिनके पास प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं है, जिनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास रिसोर्स बेस नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल क्लॉट नहीं है, तो वो उनको घाटा होगा। और जिनके पास ये सारी चीजें हैं, वो बेनिफिट में होंगे। तो जो फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, कि जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया और चाइना, तो इंडिया बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रहा है, तो लेकिन हम प्रॉपर तरीका से कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही अमेरिका और इंडिया, तो अमेरिका डेफिसिट में चलता है इंडिया से, तो लेकिन अमेरिका के पास पॉलिटिकल क्लॉट है, उसके पास इकोनॉमिकल क्लॉट है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बार्गेन करने के बेटर कंडीशन में है। लेकिन एक स्मॉल कंट्री होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ प्रॉपर तरीका से बार्गेन नहीं कर सकता है। तो उस वजह से जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, वो स्मॉल कंट्री और या जिनके पास प्रॉपर रिसोर्स बेस नहीं है, वो घाटे में चलते हैं। तो ये भी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं फायदा होता है, लेकिन उस चीज का घाटा भी है। अब लिबरल जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, उससे बहुत फायदा भी है और वही बहुत घाटा भी। ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो आज के डेट में इंडिया में रह रहे थे, उनके फैमिली यूएस में शिफ्ट कर गए, डेवलप कंट्री में शिफ्ट कर गए, उन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है, उन्हें अच्छे पेमेंट मिल रहे हैं, उन्हें सारी चीजों की सुविधाएं मिल रही है। लेकिन हर कोई आप फुल रूप से, जैसे आप ये कहोगे कि जितने भी लोग हैं, वो जो फ्री मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर वीजा नॉर्म्स होता है। जैसे यूएस अभी क्या कर रहा है कि जो भी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उसके यहाँ खुद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, तो वो सबको फ्रीली अलाउ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वीजा नॉर्म्स को थोड़ा सा टफ कर दिया है। इनफैक्ट जैसे कुवैत अभी देखो, तो कुवैत में भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स है, उन्हें लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चीजें जो होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है, और बहुत लोगों के लिए फायदा भी है, बहुत लोगों के लिए ये घाटा भी है। तो ये चीजें इस चैप्टर में था। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, जो कंसेप्ट जो था वो हमने प्रॉपर तरीका से डिस्कस कर दिया। बाकी जो भी होगा वो कमिंग क्लासेस वगैरह में और जो है हम वो करेंगे। आई होप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे सीएपीएफ और यूपीपीसीएस का टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।